है गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए फिर आज हम फाइनली परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। कल वाली वीडियो में, इससे पिछले वाली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अटक गई थी, तो आधी वीडियो ही अपलोड हो पाई, है ना। तो फिर अब हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज जो चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन को दबा प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पार्ट 3। परसेंटेज पार्ट 3। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है मेरा, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। और एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस है आपको? चलिए, अगर कॉन्फिडेंस है तो एक बार लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन थे ये। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, क्लर्क पीओ, क्लर्क पीओ और बहुत सारी वैकेंसीज के क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज परसेंटेज, प्रतिशत। मैंने आपको उसकी कुछ चीजें, बेसिक सी चीजें बता दी थी। प्रतिशत की जो बेस है वो मैंने आपका बना दिया था। तो फिर आज हम क्वेश्चंस के कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो जो आज के हैं हम क्वेश्चंस करेंगे वो हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फिर, आर यू एक्साइटेड? ठीक है, ओके। चलिए फिर, ये रहा आज का आपका पहला सवाल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आए तो घबराइए नहीं। अगर आप क्वेश्चन क्लास में बना ही लेंगे तो आपको क्लास देखने से कोई फायदा नहीं है। मेरा मोटिव है, अगर आप कुछ देखने आए हो तो कुछ सीख के जाएं, ठीक है। मतलब अगर आप क्लास में आए हैं तो कुछ सीख के जाएं। अगर आप पहले से ही अगर देख के क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका क्लास में आने से कोई मोटिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर, क्वेश्चन देखिए जरा। आप पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले आप एक बार खुद कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है हमारा, प्रति किलोग्राम चावल की कीमत में 27.27% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 4,620 रुपए में 24 किलोग्राम कम चावल खरीदने में सक्षम है। चावल की प्रति किलो की बढ़ी हुई कीमत क्या है? जो एक व्यक्ति है जो 4,600 रुपये में पहले कुछ चावल खरीदता था, लेकिन उससे 24 किलो कम चावल खरीद रहा है अब। यानी चावल का दाम जो बढ़ा तो उससे 24 किलो कम चावल खरीद पा रहा है। और कीमत कितनी बढ़ी है? 27.27, 27.27, ठीक है। चलिए अब, अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, आपने स्पीड मैथ वाली या फिर जो परसेंटेज वाली पहली क्लास किस किसने देखी थी? एक बार कमेंट्स करके बताइए किस किसने देखी थी, क्योंकि अगर किसी ने देखी होगी तो ये नोटिस करने में उसको कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 27.27%, ये नोटिस करने में उसको कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब सर 27.27% होता क्या है एक्चुअल में? तो आपको पता है
9.09%। 9.09% एक्चुअल में होता क्या है, 1/11। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये इसी का 3 टाइम्स है ना। 9.09 इसी का 3 टाइम्स है, किसका, अगर 9.09 का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27.27%। यानी ये इसका 3 टाइम्स है तो मैं इसका भी 3 टाइम्स कर देता हूं, तो ये क्या निकल के आएगा, 3/11। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 3/11। ठीक है, हाँ जी ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए, अगर अब वो बोल रहा है कि चावल में वृद्धि हुई है, ये देख रहा हो तुम, चावल में वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि कितने की हुई, 27.27% की। तो मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ना सिखाया था, 11 का 27.27% कितना है, 3। यानी 11 पर 3 की वृद्धि हुई है, 11 पर 3 की वृद्धि हुई है। ठीक है जी, तो मैं ये मान लूं इनिशियल ये है हमारा, और फाइनल वैल्यू ये आएगी हमारी। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले 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 क्या था, पहले था सर हमारा इनिशियल वैल्यू क्या हुई, 11 थी और 11 से बढ़कर 4 हो गई, 11 से बढ़कर 14 हो गई, 11 से बढ़कर 14 हो गई। बड़ी कितनी, +3, +3। ठीक है ना, समझ लो ना बात को, बड़ी कितनी, +3। आगे देखो जरा, आगे देखो जरा, अगर इनिशियल की वैल्यू ये है तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, जब क्वांटिटी की वैल्यू ये है तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, इसका डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी 14/11। ठीक है, यानी यहाँ वैल्यू जो वो खरीद पा रहा था चावल, उसकी रेशो क्या हो जाएगी, जो बाद में खरीद रहा है, 14 किलो पहले खरीद रहा था, अब 11 किलो खरीद रहा है। एक रेशो में बता रहा हूँ, पहले 14 रेशो खरीद रहा था, अब 11 रेशो खरीद रहा है, तो रेशो घट गई उसकी। ठीक है ना, तो रेशो कितने से घटी, -3 से। जो प्राइस थी उसकी 3 से बढ़ी, और जो क्वांटिटी थी उसकी वो 14 से 11 हो गई। ठीक है, अब वो 14 से 11 हो गई, तो पहले कितने खरीद पा रहा था वो, पहले कितना खरीद पा रहा था। ठीक है जी, यानी यानी 24 किलो वो कम खरीद रहा है चावल, 24 किलो वो कम खरीद रहा है, और ये बोल रहा है कि 3 यूनिट कम खरीद रहा है, ये बोल रहा है 3 यूनिट कम खरीद रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, अगर 24 कम खरीद रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88। 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88 किलो, क्योंकि ये बोल रहा है कि 3 यूनिट कम खरीद पा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 किलो कम खरीद रहा है, तो ये 8 kg से मल्टीप्लाई किया हमने, समझ लो ना बात को। और जब हमने देखा कि ये 11 से देखा तो 88 किलो, 88 kg कम खरीद पा रहा है, टोटल 88 kg हो रहा है। जो उसकी जो मूल वो था वो 88 किलो है, कितना है, 88 किलो, और ये बोल रहा है कि 4,600 रुपए में खरीद पा रहा है, तो 4,620 डिवाइड बाय 8। ठीक है, अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ भी करेंगे हम तो ये आ जाएगा 420। क्या आ जाएगा, 420। और 420 को भी अगर 8 से डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 52.5। क्या हो जाएगा, 52.5। तो ये हमारा आंसर आ गया 52.5। जो कीमत बड़ी है प्रति किलो चावल की वो क्या हो गई, 52.5। ठीक है,
चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं ताकि आपको कुछ और आसानी से समझ में आएंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। देखो जरा, अगर अगर क्वेश्चन बोले कि 20% बड़ा है, 40% बड़ा है या फिर 50% बड़ा है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? पहले था 100%, फिर क्या हुआ 20% बढ़ा, और पहले था 100% और 100 पर ही 40% बढ़ गया, और पहले था 50%, तो 100 प्लस 50%, समझ रहे हो ना, 100 प्लस 50%। अब इसको कैसे लिखेंगे? 20% जो बढ़ा उसको कैसे लिखेंगे? देखो जरा, 100%, 100 की वैल्यू क्या हो गई 1%, 100% अपने आप में क्या होता है 100, 1% 1 रहता ना, 100% अपने आप में 1 रहता, ठीक है 1 प्लस, अब 20% की रेशो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर 1/5। तो अब मैंने आपको रेशो पढ़ना सिखाई थी, 5 और 1 6, ये क्या हो जाएगी 6/5। और जो हमारी जो डेनोमिनेटर में रहता है, उसको हम इनिशियल वैल्यू मानते हैं, ठीक है, ये याद रखें, जो डेनोमिनेटर में रहता है उसको हम इनिशियल वैल्यू मानते हैं, और जो बढ़ता है उसको हम फाइनल वैल्यू मानते हैं। यानी 5 पे 6 की वृद्धि, तो ये इनिशियल वैल्यू हो गई और ये फाइनल वैल्यू हो गई, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? और अगर यही चीज अगर कम हो जाए, जैसे 100 से यानी 20% की कमी हो जाए, ठीक है, यहाँ तक प्लस हो रहा था, और अगर यही 20% की कमी हो जाए तो उसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 100% माइनस 20%, यानी 1% 1 माइनस 1/5। तो 5 पर 1 की कमी, यानी जो चीज 5 की थी वो अब 4 की हो गई, जो चीज 5 की थी वो अब 4 की हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन करिए जरा। ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप आराम से बना लेंगे, और ये एक आया हुआ है IBPS PO में, PO और क्लर्क में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है मेरा, आप वीडियो देखने से पहले एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 4800 रुपए से बढ़ जाती है, जो कर की दर 26% से घट जाती है, घटकर 14% हो जाती है, लेकिन दे कर पहले की तरह ही है। 26 से घटकर 14 हुई, लेकिन कर टैक्स जो है वो पहले की तरह ही दे रहा है, जो पहले दे रहा था वो ही दे रहा है, और साथ ही 18.5% आय दोनों मामलों में कर मुक्त है। उसकी नई वार्षिक आय याद कीजिए। आपको मैं इसका बता देता हूं पहले, इसका क्या फंडा है। 100% में से माइनस 18.5%, यानी 81.5% पे टैक्स देना है, और बाकी अगर 18.5% से टैक्स ऊपर जाता है तो वो टैक्स मुक्त रहेगा। मतलब जो 18.5% है वो मुक्त रहेगा। वो कब रहेगा? जब 81.5% से ऊपर टैक्स उसका जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप क्वेश्चन सोल्व करिए। मैंने आपको चीजें बता दी, इसको आप शायद
माइंड में ना लीजिए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। चलो एक चीज बताओ जरा, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये और आपको 10% टैक्स देना है, आपकी सैलरी कितनी है? आपकी सैलरी है 50,000 रुपये और आपको 10% टैक्स देना है, ठीक है। आपकी सैलरी कितनी है? 50,000 रुपये। तो आप 10% देंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये, ठीक है। और अगर आपकी सैलरी 27,000 रुपये है, तो आप टैक्स कितना देंगे? 2700 रुपये। 2700 रुपये आप टैक्स देंगे। मतलब मेरा कहने का यूं मतलब है, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तब भी आप 10% टैक्स दे रहे हैं, और आपकी सैलरी 27,000 रुपये है तब भी आप 10% टैक्स दे रहे हैं। यानी रेट तो सेम ही है दोनों जगह पे, जो रेट है वो दोनों जगह पे सेम ही है। जो रेट है, आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर टैक्स दे रहे हो, वो तो रेट सेम ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो देखो जरा, अगर रेट सेम है तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ, R1% इंटू इनकम इनकम इक्वल टू टैक्स इक्वल टू टैक्स। चलिए ठीक है, R2% इक्वल टू इनकम 2/टैक्स, ठीक है। लिख सकता हूं ना ऐसा, क्योंकि इससे पहले भी हम वही फॉर्मूला लगा रहे थे, क्योंकि उनका जो रेट है वो तो सेम ही है। इनकम में परिवर्तन हो रहा है, इनकम में परिवर्तन हो रहा है जल्दी जो, लेकिन उसका रेट है वो तो सेम ही है। और टैक्स भी जा रहा है, उसी रेट पे जा रहा है ना, ठीक है। अगर मैं 26 और 14 की रेशो देखूं तो क्या रेशो निकल के आएगी? 26/14, 26/14, यानी ये क्या निकल के आई? 13/7। क्या निकल के आई? 13/7। और जब ये इनकम की जो ये टैक्स की रेशो है, इनकम की रेशो है, तो इसकी रिवर्स उनकी जो रेट दे रहे हैं उसकी रेशो हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी? 7/13, 7/13, ठीक है। जब 7/13 हुआ तो इनका बीच का कितना डिफरेंस है? इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 6 का डिफरेंस है ना। और 6 का डिफरेंस है, 4800 रुपये से बढ़ रही है। ये बोल रहा है सर 6 का डिफरेंस है, और ये बोल रहा है 4800 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। यानी 800 रुपये का 800 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो उसकी जो नई आई है उसको देखना है हमें, उसकी जो नई आई है, आय जो है उसकी नई, उसको देखना है। तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी? 10,400। 10,400 ये इसकी एक मंथली इनकम हो गई। 10,400 क्या हो गई? उसकी मंथली इनकम, है ना, मंथली इनकम यानी मासिक आय, ठीक है। उसकी मंथली इनकम कितनी होगी? 10,400 रुपये। और अगर इसी का मैं वार्षिक आय निकालूं तो क्या हो जाएगी? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1,24,800,
क्या हो जाएगी, 1,24,800 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? एक बार कमेंट्स करके बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद आप सोल्व करिए। फिर मैं नहीं होता आप करके देखिए एक बार, अगर नहीं होता है उसके बाद मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, अपना खुद का कॉन्फिडेंस देखो आप कहाँ पर हो अभी। ठीक है, चलिए करिए। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और एक ने 16 जहां 16% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। यानी एक चुनाव था जिसमें 16% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 60 वोट अवैध घोषित किए गए थे। 60 वोट अवैध घोषित किए गए थे। यदि विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और 264 मतों से जीत गया, तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने अपने मत नहीं डाले। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा आप, है ना। चलो, अब टोटल वोटर्स कितने थे? टोटल वोटर्स की बात की जाए तो टोटल वोटर्स थे हमारे 100%। टोटल मतदाता कितने थे? 100%। ठीक है, और जिसमें से 16% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 16% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। चलिए, अगर मैं बात करूं कि विजयी उम्मीदवार को, जो विनर कैंडिडेट है, उसको कितने मिले? 48%। और जो लूज कैंडिडेट है उसको कितने मिले? तो सर इसको 48 मिले हैं, तो इसको तो फिर 52 मिलना चाहिए, 52% है। ऐसा लिखेंगे? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 16% मतदाताओं ने तो वोट डाले ही नहीं है और उसके बाद भी 60 वोट अवैध घोषित किए गए हैं, 60 मत अवैध घोषित किए गए हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख सकते कि इसको कितने वोट मिले हैं। ठीक है, जब इसको टोटल वोटर्स थे 100% और 16% वोट नहीं डले, 16% वोट नहीं डले। ठीक है, तो फिर मतदाताओं की जो वोट डले वो कितने रहे? 84%। कितने रहे? 84%। जो ये थे कास्टेड वोट। क्या थे? कास्टेड वोट, जो डाले गए वोट या फिर डाले गए वोट। ठीक है, कास्टेड वोट या फिर डाले गए वोट 84%। ये दो कैंडिडेट्स थे, ए और बी। ए को 48% मिला, तो फिर बी को कितना परसेंट मिलना चाहिए? बी को कितना परसेंट मत मिलना चाहिए? और इसमें से भी अवैध मत कितने घोषित किए गए? 60 वोट। यानी मैं 84% में से माइनस 60 वोट अलग कर दूं तो विनर कैंडिडेट्स के वोट्स आ जाएंगे, जो वैध मत है वो आ जाएंगे, जो कास्टेड वोट है वो आ जाएंगे, जो वैध मत है वो आ जाएंगे, अगर 84% में से 16 वोट माइनस कर दूं तो। ठीक है जी, तो वैध मत कितने हो जाएंगे देखा जाए तो
वेद मत हो जाएंगे 84% माइनस 60, 84% 60, यानी अवेद मत कितने हैं, अवेद मत कितने हैं 60। ठीक है, अवेद मत कितने हैं 60। अब सर यहां तक तो ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अगर अब मैं इधर देखूं तो ये 264 मत अधिक लेके आया, यानी हारने वाले को 264 वोट कम मिले हैं, यानी मिले तो उसको भी 48% ही है, 48% ही मिले, लेकिन उसको 264 मत कम मिले, तभी तो वो हार गया। अगर उसको 48% वोट मिल जाते तो वो भी दोनों को जो दोनों कैंडिडेट्स थे वो बराबर की उस पे आ जाते, लेकिन उसको 264 वोट कम मिले तब तो वो हार गया, और इसको 264 वोट अधिक मिले हैं, जीतने वाले को 264 वोट्स अधिक मिले हैं। समझ रहे हो ना। चलिए, तो इन दोनों को 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 96%, 96% माइनस 264। अब बराबर तो सर ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। 84% माइनस 60 इक्वल टू 96% माइनस 264। इक्वल दोनों को करेंगे, दोनों बराबर ही है, एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों बराबर ही है, समझ लो। चलिए, अब 96 माइनस 94 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12%, क्या आएगा 12%, और ये किसके बराबर है, ये देखा जाए तो 264 माइनस 60, 264 माइनस 60 तो निकल के क्या आया 204, और हमें निकालना कितना है, हमें 16%, निकालना कितना है हमें, जो 16% ही निकालना है जिन्होंने अपने मत नहीं डाले। जब हमारा 12% पता है, 12% कितना है 204, 204 का 3, अगर 4% 16% निकालना, 4% और निकालेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4% की वैल्यू आ जाएगी, और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4% नहीं आ जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 16%, 16% हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए, तो फिर इसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, सिक्सटी 68, और इन दोनों को जब जोड़ा तो ये आएगा 272, यानी 272 लोगों ने वोट नहीं डाले। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। किसी को डाउट है क्या इसमें, अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताएं, किसी को डाउट है क्या इस प्रश्न में, मैं नहीं मानता कि आपको डाउट होगा, एक बार आप बताइए डाउट है क्या, डाउट है आप लिख के बताइए मुझे कमेंट्स में कि हाँ आपको ये डाउट है। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको ये यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं क्वेश्चन को डबल से दोबारा से रिपीट करके नया उसमें बताऊंगा आपको, कि आपको डाउट आपका क्लियर कराऊंगा, लेकिन आप मुझे बताओ जरा आपको डाउट क्या है। ठीक है, चलिए फिर, हाँ अगला सवाल ये करिए जरा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि 55% लड़के और 68% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। चलिए बताइए। उन छात्रों का प्रतिशत बताना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली, यानी 55% लड़कों को और 68% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है।
ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। अब मैं ये है 8.5 8:5 इस रेशो में है, या तो फिर मैं इनको 80 और 50 मान लूं क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा, या फिर इनको मैं 800 या फिर रेशो 500 ये मान लूं, 800 या 500 मान लूं, या फिर इनको मैं 8000 या 5000 मान लूं। मेरा मन चाहे मान लूं, मुझे तो रेशो बतानी है, मुझे तो रेशो बतानी है कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। जो मन करे आप मान लो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सहूलियत दे वो मान लो। ठीक है, चलो तो मैं मान देता हूं 800 रेशो बाय 500। ठीक है, तो मैंने 8.5 को लिखा, यानी 800 और 500, यानी ये बॉयज हो गए, बॉयज का रेशो क्या हो गया 800, और गर्ल्स का रेशो क्या हो गया 500। 800 और 500, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 55% लड़के को और 68% लड़कियों को छात्रवृत्ति धारक है, यानी 55% को मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिल रही होगी 45% को, मतलब यानी ये 45% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और 68% लड़कियों को मिल रही है, 68% लड़कियों को मिल रही है, तो कितनी लड़कियों को नहीं मिल रही होगी 32% लड़कियों को। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलिए, तो अगर 800 का 45% निकालूंगा मैं, 800 का 45% निकालूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 360। 360, और लड़कियों का जो देखूंगा अगर, तो 500 का 32% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 160। 500 का 32% कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160, यानी टोटल कितने हो गए 520। 520, और दोनों का अगर अनुपात देखा जाए तो ये कितने हैं, और 1300 में से 520 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिली है और बाकी को मिली है, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, इनका रेशो यही देख लो, 520 बाय 1300 बाय 100, इसको कैंसिल करा तो ये हो जाएगा सर 40%। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या, एक बार कमेंट्स करके बताइए किसी को डाउट है क्या। चलो एक बार और देखो, मान लो 800 बॉयज हैं, ये बॉयज हैं, तो क्या है 800, और गर्ल्स की रेशो क्या है 500, इतनी हमने 800 और 500 में दोनों को बांट लिया। बोल रहा है कि 55% लड़के को मिली है, तो 55% कितना हो जाएगा 440। 800 का 55% कितना हो जाएगा 840, और जो बचा उसको माइनस कर दो, यानी कितना बचा 360, यानी 45% कितना हो जाएगा 360। ठीक है, और अब बोल रहा है कि 68% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है और बाकी 68 को मिली है, तो 32 को नहीं मिली होगी, तो जो ये इनको मिली है तो नहीं मिली और इनको मिली है, फिर बाकी बचियां उनकी रेशो क्या हो जाएंगी 340, मिली है उनको जोड़ दो, क्या हो गया 520, और टोटल कितने हैं 1300। तो 520 और 1300 का परसेंट निकाला तो क्या निकल के आया 40%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 520 बाय 1300
मल्टीप्लाई बाय 100, तो निकल के क्या आया परसेंटेज 40%। राइट आंसर क्या होगा 40%। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी फटाफट। ये रहा अगला क्वेश्चन। आप करो, मैं पानी पीता हूँ जब तक। क्वेश्चन क्या है, 4 साल के बाद कमलेश का वेतन 43,200 रुपये हो जाएगा। 4 साल बाद कमलेश का वेतन 43,200 रुपये हो जाएगा। अगर पहले साल में यह 12.5% बढ़ेगा, अगले साल ये 14.28% कम हो जाता है और अगले साल ये 6.66% बढ़ जाता है और अंत में यह 7.14% बढ़ जाता है, उसका वर्तमान वेतन क्या होगा? बताइए जरा कैसे करेंगे इसको। देखो जरा मैंने क्या बताया था आपको, कुछ इसको देख के कुछ याद आ रहा है? पहले बढ़ रहा है ना, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, अगर परसेंटेज में बढ़े या घटे, मैंने आपको बताया था सक्सेसिव इंक्रीज का, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी क्रमिक बढ़ोतरी और क्रमिक घटाव। बताया था क्रमिक बढ़ोतरी और क्रमिक डिक्रीज के बारे में बताया था मैंने। इस फाउंडेशन वाला पार्ट 1 देखना, परसेंटेज का पार्ट 1 आपको वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। या और स्पीड मैथ पार्ट 2 या 3 में देखिएगा, वहां भी आपको ये अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, पहले 12.5 से बढ़ रहा है, ठीक है, फिर घट रहा है कितने से 14.28% से, फिर बढ़ रहा है 6.66% से, और फिर डिक्रीज हो रहा है, ये किससे हो रहा है 7.14% से। ठीक है, यानी पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ता चला गया। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। उम्मीद है मुझे आपको इसकी फ्रैक्शन तो सभी को याद होंगी 12.5 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8 और 14.28, यानी ये किसका डबल है, ये किसका डबल है, ये डबल है सर 1/7 का। समझ रहे हो ना। चलिए 14.28 क्या होता है 1/7 और 6.66% होता है 1/15 और 7.14% होता है 1/14। आपने अगर परसेंटेज से याद नहीं की होंगी तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज अच्छे से रट लीजिएगा, आपके 50% क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो देखो जरा, यानी पहले बढ़ोतरी हुई 12.5% में, और ये होता क्या 1/8 1/8 रखिएगा। एक बार बता दिए, अगली बार नहीं बताऊंगा, अगली बार अच्छे से रट लेना इसको शानदार तरीके से। ठीक है, फिर घटाइए, फिर घटा, कितने से घटा 14.28% ऐसा, और 14.28% क्या होता है 1/7 1/7। ठीक है जी, और फिर अगले साल ये बढ़ेगा, फिर बढ़ाइए परसेंटेज से 6.66% से, और 60% क्या होता है 1/15, क्या होता है 1/15। ठीक है 1/15,
फिर ये बढ़ा कितने से 7.14% से। 7.14% क्या होती है 1/14 क्या होती है 1/14। ठीक है, अब मैंने आपको बढ़ाना इसको समझाता है परसेंटेज को, फ्रैक्शन टू परसेंटेज को रीड कैसे करता है। यानी ये 12.5% बोला था, 8 का 12.5% क्या होता है 1। 8 का 12.5% क्या होता है 1। यानी 8 पर 1 की बढ़ोतरी, 8 पर 1 की बढ़ोतरी तो क्या हो गया 8 से 9 हो गया। जब 8 की बढ़ोतरी हो रही तो 8 से 1 बढ़ा तो 9 हो गया, 8 से 1 बढ़ा तो 9 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगी वैल्यू बढ़ के 8 से बड़ी 8:9 की रेशो में आ जाएगी। 8 पे 1 बढ़ाया तो 9 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। और यहाँ देखो जरा 7 से वैल्यू 6 हो गई, 7 से वैल्यू 6 हो गई। और यहाँ फिर बढ़ा यानी 15 से वैल्यू 16 हो गई, 15 पे 1 बढ़ा 16 हो गई। और फिर 14 से एक और बढ़ा, थोड़ी बड़ा था ये है ना, ये देखा 14 से एक और बढ़ा तो ये क्या होगी 14 से वैल्यू 15 हो गई। अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, अगर कुछ कट रहा है वैल्यू तो काट दीजिए। जैसे ये 15 से कट गया ना, 8 से ये 2 बार कट गया, 2 से तो क्या यहाँ रेशो निकल के क्या आई 49 रेशो 54। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो रेशो क्या निकल के आई 7 और 7 का मल्टीप्लाई करा तो 49 और 9 6 54। चलिए ठीक है, तो ये आई हमारी इनिशियल वैल्यू। अगर प्रारंभिक जो वेतन था उसका ये प्रारंभिक वेतन ना। ठीक है, तो हमें दिया क्या है 43,200, यानी उसका फाइनल वैल्यू दी है हमें कितनी 43,000 नहीं है 43,200 इसको 43,200 को भाग देंगे कितने से 44 से, तो ये कितनी बार कटेगी यानी 800 बार, लगभग ये 800 बार कटेगी। यानी ये इसका 4400 का भी 800 गुना कर देंगे। ठीक है, आप ऐसा कर लो 50 800 और मल्टी 800, तो ये हो गया 40,000 और माइनस 800 यानी 200, 39,200 ऑप्शन नंबर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 39,200 ऑप्शन नंबर बी। किसी को कुछ डाउट है क्या? ये हमने क्यों निकाला, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से क्यों नहीं निकाला, इस तरीके से भी निकाल सकते थे हम 12.5 को इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। देखो जरा मैं बताता हूं 100 पर 5% है यानी 1% प्लस 1/8 8 8 से वैल्यू तो 9/8 हो जाएगा ना, 8 9/8 ये हो गया। तो इसी तरीके से मैंने आगे भी निकाल लिया है ना, आगे भी निकाला तो ये हो गया 7/6, ये हो गया 60, इसी तरीके से निकाल लिया मैंने। ठीक है 9 और इसको भी मैंने निकाला 15/14, जो इनिशियल वैल्यू रहती है उसको इनिशियल वैल्यू मानते हैं बराबर इक्वल टू फाइनल वैल्यू। फाइनल की वैल्यू देखी जाए इनिशियल और फाइनल की वैल्यू देखी जाए तो इन दोनों की रेशो रिवर्स हो जाएंगी, यानी मल्टीप्लाई बाय
7/6 और 16/15 एंड 15/14 ये निकल के आ जाएगी। यहाँ से इसको काटा और करेंगे हम इन वैल्यूज को कैंसिल करेंगे हम, तो निकल के हमारी रेशो वही आएगी जो मैंने इससे पहले बताई थी। ठीक है, डिक्रीज और डिक्रीज ये वाला वही निकल के आएगा जो पैटर्न था। ठीक है, ये उसी का वेरीफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो फिर चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो आज तो चैनल एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।